चलिए बच्चों, आज जो है नंबर सिस्टम का जो वास्तविक संख्या का जो है क्लास 10th के लिए आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको समझाया था यूक्लिड का जो है एल्गोरिथम, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें मैंने समझाया था आपको, यूक्लिड ने बताया था एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। थोड़ा सा आज उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, आपको जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करिए। ठीक है, जिससे सबको जानकारी मिले कि हाँ क्लास 10th के लिए वीडियो बन रही है और जो है उनको भी फायदा मिल पाए। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था यूक्लिड के लिए विभाजन एल्गोरिथम में। तो यूक्लिड के लिए विभाजन एल्गोरिथम में ये बताया गया है कि जो ए बराबर अगर ए और बी दो क्या हो जी, पूर्णांक हो, पूर्णांक इंटीजर, जिसके बारे में मैंने क्लास 9 का वीडियो बनाया है, उसमें संख्या रेखा का और नंबर का, संख्याओं का। तो उसमें पूर्णांक के बारे में आपको बताया है। तो उसमें पूर्णांक के बारे में देखिएगा, पूर्णांक के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। तो इसमें जो अगर ए और बी दो पूर्णांक हो तो अगर ए बराबर जो है बी इंटू क्यू प्लस आर लिखा जाए, इसके बारे में डिटेल से कल मैंने समझाया था। ठीक है, ठीक है, तो अगर r जो होगा हमारा 0 के बराबर, या r जो होगा, r की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, कहाँ तक हो सकती है, तो ये जो r की वैल्यू हो सकती है 0 से बड़ा हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, नहीं तो हमेशा जो है b से छोटी होगी। चलिए, कल मैंने समझाया था इसको कि a क्या है, यहाँ पे भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाता है। कल वाली वीडियो में देखिएगा ध्यान से। और b क्या है जी, जिससे भाग दिया जाता है, भाजक है। और q जो है कोसेंट, जिसको भागफल कहते हैं। और r जो है हमारा क्या है जी, शेष है, जिसको शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो अगर b से अगर हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, भागफल q आया है, तो जो है शेषफल होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और नहीं तो अधिकतम होगा तो हमेशा जो है b से छोटा ही होगा। किससे छोटा होगा, b से। जैसे मैंने कल समझाया था, 3 से जो है 20 में भाग दिया था, 3 छक 18 लिया था मैंने, और क्या पाया था यहाँ पे, शेषफल। शेषफल जो भी बचेगा या तो हमेशा 0 हो सकता है, या तो हमारा जो है जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही होगा। यानी कि 3 से अगर भाग दें तो शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। इससे ज्यादा शेषफल नहीं हो सकते, इससे ज्यादा शेषफल नहीं हो सकते। चलिए, इसी के सहायता से कुछ आगे का प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी के बुक का जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करते हैं 1.1 का एनसीईआरटी के। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 5 के रूप में होता है। कह रहा है कि हमको दिखाना है इसमें कि दर्शाइए कि कोई भी जो है धनात्मक पूर्णांक जो होगा, विषम पूर्णांक जो होगा, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो भी होगा वो हमेशा या तो 6q + 1 के रूप में होगा या 6q + 5 के रूप में होगा। अब एक चलिए यहाँ पे, तो इसका मतलब q के साथ है, अगर कोई मान लेते हैं कि कोई नंबर रहा होगा, इस रूप में लिखा है, तो कोई नंबर पता रहा होगा जिसमें हम 6 से भाग दे रहे होंगे। इसको देखिए, a बराबर bq प्लस r था, तो हमने कहा यहाँ पे कि जो ये b है मेरा, ये हमेशा क्या है, भाजक है, जिससे हमेशा हम भाग देंगे। यानी कोई नंबर रहा होगा, उसमें 6 से भाग दिए होंगे, तो हमारा जो है कोसेंट जो है q आया होगा और शेषफल क्या आया होगा, 1 आया होगा। फिर इसी तरीके से दूसरा नंबर है जिसमें भाग दिए होंगे किसी संख्या से, तो उसमें कोसेंट q आया होगा और शेषफल क्या आया होगा, 5 आया होगा। यानी भाग किससे दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं। अगर हम यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से इसकी तुलना करें, तो अगर किसी संख्या में जो है कोई नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, उसमें हम 6 से भाग दे रहे हैं,
तो हमारा मान लेते हैं कोसेंट भागफल क्यू आया, क्या आया, भागफल क्यू आया, तो यहाँ शेषफल क्या आ सकता है। अभी हमने शेषफल के बारे में समझाया है कि अगर शेषफल अधिकतम क्या आ सकता है कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से हमेशा शेषफल क्या होगा जी, छोटा ही होगा। उस संख्या से हमेशा शेषफल क्या होगा जी, छोटा ही होगा। तो उस संख्या से छोटा ही होगा, तो ध्यान दीजिए, यानी कि 6 से छोटा यानी 5 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। इतना हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। फिर से प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन है, उसमें का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो होगा, जो भी होगा इसी के रूप में होगा, या 6q + 1 के रूप में होगा या 6q + 5 के रूप में होगा, 6q + 5 के रूप में होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भाग किससे दिया जा रहा है, 6q + 1 से। किससे भाग दिया जा रहा है, 6q + 1 से भाग दिया जा रहा है। तो भाग दिया जा रहा है तो शेषफल अधिकतम कितने आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आ सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं 6q + अगर नंबर 1 लिया जाए, पहला नंबर लिया जाए, तो 6q + 0 लिख सकते हैं पहले शेषफल के लिए। दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, 6q, 6 से ही भाग दे रहे हैं, 6q + रिमाइंडर कितना बचा, 1 शेषफल। अगर आगे लें, आगे लिख सकते हैं 6q + दूसरे शेषफल के लिए 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे 6q + अगला नंबर 6q + क्या लिख सकते हैं जी, 3 लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं 6q + 4 लिख सकते हैं, 6q + 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6q + 5 लिख सकते हैं। यानी इतना ही हमारा कंडीशन बन सकता है, इतना ही कंडीशन बन सकता है, ठीक है। चलिए एक एक को लेके चलते हैं। अगर पहले नंबर को देखें, देखिए हमने बताया धनात्मक जो भी पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत कहां से होती है, +1 से होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक सम या विषम 2 होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं वो सम कहलाते हैं, जो 2 से जो है विभाजित नहीं होते हैं वो विषम कहलाते हैं। तो मुझे ये दिखाना है कि यह जो 6q + 1 और 6q + 5 है, इस रूप में जो भी आया है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, इस रूप में जो भी आया है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से करें तो पहले पे चलते हैं, तो अगर इसमें हम देखते हैं पहला है 6q, क्या है जी, 6q, ठीक है, 6q + 0 है, ठीक है। यानी इसको 6q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं, अगर इसमें देखें 2 को जोड़ने की कोशिश करें तो इसको 2 × 3q लिख सकते हैं, 2 × 3q लिख सकते हैं, यानी 2 के गुणा के रूप में है, 2 के गुणा के रूप में आ गया। ये 6q को जो है 2 × 3q लिख सकते हैं, यानी कि यह 2 के गुणा के रूप में आ गया। और जिसमें 2 के गुणा के रूप में है, यानी कि यह 2 से विभाजित हो जाएगा, या 2 से विभाजित हो जाएगा, और जो 2 से विभाजित हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, सम होगा। क्या होगा जी, तो यह क्या है जी, सम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी, सम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। तो इससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो 6q + 2 जो है, 6q + 2 जो है, इसको आप लिख सकते हैं, दोनों में से अगर 2 कॉमन लिए ना जी, तो यहाँ 3q + 1 हो गया। क्या हो गया, 3q + 1 आ गया, यानी 2 × 3q + 1, यानी 2 के गुणा के रूप में पूरा इंटीजर आ गया है। और जिसमें 2 के गुणा के रूप में है, यानी कि पूरा इंटीजर है, 2 से कट सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है ना, 2 से विभाजित हो गया तो यह सम होगा। क्या होगा, सम होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें चलते हैं, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, तो 6q + 4 है, 6q + 4 है। तो इसमें 2 से अगर 2 को कॉमन है तो 2 × जो है 2 × 3q + 2 लिख सकते हैं, 3q + 2 लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी तो 2 फैक्टर के रूप में आ गया, 2 गुणनखंड के रूप में आ गया, यानी कि अभी क्या होगा, सम होगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, अभी क्या होगा जी, सम होगा। अब चलते हैं इस पे, एक 6q + 1 है। अगर इसमें कोशिश करें तो 6q + 1 में देखिए, अगर हमको 2 से विभाजित करना है नदी, इसको हमको दिखाना है कि ये दोनों विषम है, यानी कि यह विषम होने का मतलब जो है 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे। तो इसमें देखिए क्या हम 2 ढूंढ सकते हैं, 2 फैक्टर के रूप में ला सकते हैं कि 2 से कट सकता है।
देखिए इसमें तो कॉमन हो सकता है, लेकिन इसमें हम कॉमन कर सकते हैं दो वन में, यानी कि इसमें दो फैक्टर के रूप में नहीं है, यानी कि विषम पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। और इसमें देखते हैं आगे 6 क्यूब प्लस 3, इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 के रूप में, 2 के फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते इसको, 2 के फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसको, इसलिए अभी क्या है जी, विषम है, सम नहीं है, क्या है, विषम है। इसी तरीके से 6 क्यूब प्लस 5 है, इसमें से 2 कॉमन फैक्टर नहीं ले सकता है, 2 कॉमन फैक्टर नहीं ले सकता है, यानी कि अभी क्या हो जाएगा जी, सम नहीं होगा, क्या होगा, विषम होगा। यानी इन दोनों में जो है 2 इसमें और इसमें जो है 2 फैक्टर के रूप में लिया गया है, 2 फैक्टर के रूप में आ गया है। जैसे अभी हम बोले हैं कि आप दिखाना है कि 20 जो है 2 से कटेगा कि नहीं, 20 सम है कि नहीं है, तो क्या काम करेंगे, 20 में ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या 20 को 2 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 20 को 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, यानी 2 आया, गुणा के रूप में 2 आया, यानी कि 2 से यानी 20 पूरा कट जाएगा, तभी तो आया है, तभी तो आया है। इसी तरीके से हम दिखाने की कोशिश किए हैं, इसमें 2 का फैक्टर आ गया, यानी कि 2 से कट जाएगा, सम होगा। इसमें भी 2 का फैक्टर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा जी, सम होगा। इसमें भी 2 का फैक्टर आ गया, ये भी क्या होगा जी, सम होगा। आया नहीं है किसमें फैक्टर, एक क्या है, 6 क्यूब प्लस 1 में नहीं आया है, 6 क्यूब प्लस 3 में नहीं आया है, 6 क्यूब प्लस 5 में नहीं आया, 6 क्यूब प्लस 5 में नहीं आया, इन तीनों में नहीं आया है, यानी हमको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं कि 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 5 या 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 में 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं दर्शाया जा सका, इसलिए यह विषम धन पूर्णांक संख्या है। इसलिए क्या है कि विषम धन पूर्णांक संख्या है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान से देखिए अभी, इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन लेते हैं आप ही के एनसीईआरटी किताब का, आप ही के एनसीईआरटी के बुक का एग्जांपल, ठीक है। आप ही के एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल नंबर 2 को लेते हैं। किसको लेते हैं जी, एग्जांपल नंबर 2 को लेते हैं। इतना समझ में आया होगा। एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है 1.1 का एग्जांपल नंबर है कि दर्शाइए कि प्रत्येक जो धनात्मक सम पूर्णांक है वह 2q के रूप में होती हैं तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q प्लस 1 के रूप में होती है। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक जो सम पूर्णांक है वो 2q के रूप में होंगी, ठीक है। अब विषम पूर्णांक जो होंगी, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होंगी 2q प्लस 1 के रूप में होंगी। अब देखिए 2q के साथ 2 है यानी कोसेंट, यानी भागफल q के साथ जो है 2 है, यानी कि भाग किससे दी जा रही है, भाग किससे दी जा रही है, 2 से, यानी भाजक क्या है यहाँ पे, भाजक आपका 2 है। भाजक क्या है जी आपका 2 है। जब किसी भी संख्या में 2 से भाग दिया जा रहा हो तो शेषफल अधिकतम क्या आ सकता है, शेषफल आ सकता है 2 से, जब भी शेषफल आएगा 2 से छोटा ही होगा, यानी 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2q प्लस 0 लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या अगर इसको हमको दर्शाना हो, दिखाना हो इसमें कि यह सम है तो इसमें 2 का फैक्टर खोजना पड़ेगा हमको। अगर 2q प्लस 0 है तो 2q लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2q इंटू 2 इंटू q हो सकता है, यानी कि 2 के गुणा के रूप में लिख सके, यानी कि यह 2 के गुणा के रूप में लिख लिया हमने, यानी यह इसमें 2 के गुणा के रूप में हमने लिख लिया, यानी यह 2 से कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो 2 से जो संख्याएं कट जाती हैं वो सम होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें 2 का फैक्टर 2 का गुणनखंड के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी 2q जो है क्या है, 2q जो है क्या है जी
धनात्मक समपूर्णांक है। क्या जी? धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक, अब आगे चलते हैं इस पे। इसमें 2 का फैक्टर 2 कॉमन खोजने की कोशिश करते हैं। क्या 2 है? क्योंकि आपको पता है कि 2 से संख्याएं वही कटेंगी, 2 से जो संख्याएं कटेंगी वही संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी, और जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वो विषम कहलाएंगी। देखिए जो 2 से कट जाएंगे उसमें 2 का गुणनखंड जरूर होगा, 2 का गुणनखंड जरूर होगा। जैसे कि 10 2 से कटता है, 10 का गुणनखंड करेंगे इसमें तो 2 जरूर आएगा। क्या आएगा जी? 2 जरूर आएगा। समझ में आया आपको? तो इसमें देखिए इसको जो है 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या जी? तो जो संख्याएं सम नहीं होंगी, जाहिर सी बात है कि वो क्या होंगी? विषम होंगी। वही जो संख्या सम नहीं होंगी, जो 2 से नहीं कटेंगी, जो संख्याएं 2 से कटेंगी वो सम होंगी, और जो सम नहीं होंगी वो 2 से नहीं कटेंगी। जब ये 2 से नहीं कटी तो क्या हो गई जी? विषम होंगी। क्या होंगी? ये क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर हुआ ही नहीं। तो हम प्रूफ कर लिए। मुझे प्रूफ क्या करना था? दिखाना था कि 2q जो है धनात्मक समपूर्णांक संख्या है, और 2q + 1 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो समपूर्णांक संख्या 2q है, तो इसमें 2q को जो है क्यों प्रूफ कर लिए? क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर आया है, इसलिए धनात्मक समपूर्णांक है। और 2q + 1 जो है इसमें 2 का फैक्टर नहीं आ पाया, यानी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं आपका, ठीक है? इसको समझिएगा ध्यान से। नहीं जो समझ में आएगा कमेंट में आप उसको लिखिए, कल उसको जो है अगली वीडियो में जो है आपको जो है समझाया जाएगा। एनसीईआरटी के बुक का जो है 1.1 का एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है? इसी का जो है एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। एग्जांपल नंबर जो है एक आगे है 3 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 है आपके 1.1 का। कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहां q जो है एक पूर्णांक है, जहां q जो है एक पूर्णांक है। कह रहा है कि दिखाना है हमको कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होगा एक 4q + 1 होगा या तो 4q + 3 होगा। ये हमको दिखाना है, प्रूफ करना है। यानी कि आप देख रहे हैं q के साथ जो है 4 × में है, यानी कि यहाँ हमारा भाजक क्या है जी? भाजक जो है 4 है। जब भाजक 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल अधिकतम क्या आ सकता है? किसी संख्या में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष अधिकतम आएगा तो या तो 3 आएगा, या 2 आएगा, या 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 0 आएगा। यानी कि इस हम पूरे कंडीशन को किस रूप में, कितने रूप में लिख सकते हैं? कितने रूप में लिख सकते हैं? या लिख सकते हैं पहला कंडीशन है 4q + 0 लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं 4q + 1 लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन लिख सकते हैं 4q + 2 लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं 4q + 3 लिख सकते हैं। अब हमको दिखाना क्या है कि जो भी इसमें धनात्मक जो होगा, विषम पूर्णांक जो होगा, वो हमेशा जो है 4q + 1 और 4q + 3 के ही रूप में होगा। तो अब हमको विषम दिखाना है, तो अब इसमें दिखाना है तो अब विषम जो होगा, आपको पता है जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम का मतलब 2 से ना विभाजित हो, तो इसमें 2 का फैक्टर आएगा ही नहीं, इसमें 2 का फैक्टर आएगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या है, अगर इसको पहले रूप को देखें तो 4q लिख सकते हैं, तो इसमें 2 का फैक्टर देखने की कोशिश करें तो 2 × 2q लिख सकते हैं, 2 × 2q लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 से इसमें 2 का फैक्टर बना, 2 का गुणनखंड बना, यानी कि जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी यह क्या जी? धनात्मक समपूर्णांक है। यह क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। कोई डाउट? और यहीं पे अगर हम इसको देखना चाहें 4q + अब इसको रोक के रखते हैं, 4q + 2 को देखना चाहें
तो 4q प्लस 2 को देखें, अगर इसमें फैक्टर खोजने की कोशिश करें, अगर कॉमन करने की कोशिश करें, देखिए 2 इसमें से भी 2 इसमें से भी कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन किए गुणा के रूप में, यहाँ क्या बचा जी 2q बचा, अब प्लस क्या बचा यहाँ 1 बचा, यानी कि इसके गुणा के रूप में 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणा के रूप में लिखा जा सका, यानी कि यह जो 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा और 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। क्या होगा धनात्मक सम पूर्णांक होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब चलते हैं इन दोनों पे, क्या इनमें जो है 2 को फैक्टर 2 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 2 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 2 के गुणनखंड के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस 4q प्लस 1 को जो है 2 के गुणनखंड, दोनों में से 2 कॉमन ले, इसमें तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है नहीं ना, इसमें नहीं है, यानी कि इसको 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जब 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यह संख्या 2 से विभाजित भी नहीं होगी, 2 से विभाजित भी नहीं होगी। जब 2 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, तो जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो यानी सम होगी नहीं, और जब सम संख्या नहीं होगी तो क्या होगी विषम। अतः यह क्या है जी, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः यह क्या है जी धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरीके से इसमें भी चलते हैं, अब यही लिखेंगे सेम चीज कि इसको 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, देखिए 2 कॉमन इसमें से लिया जाएगा, लेकिन 3 से 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं ना, इसको भी लिखेंगे कि 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा जी, इसलिए क्या होगा, यह इसलिए क्या होगा कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, यह क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। इसको समझिए, इसके बाद आगे प्रश्न कराते हैं आपको। चलिए, आपको जो एक्सरसाइज में का क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी का, और एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 जो है थोड़ा सा आगे समझाया जाएगा, थोड़ा सा इसके बाद। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को समझाने के बाद कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं जी 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह जो होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। कह रहा है कि इसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा या तो 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यानी कि आप यहाँ समझ गए होंगे कि 3 के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है, यानी कि भाग किससे दिया जा रहा है, भाग किससे दिया जा रहा है, भाजक क्या है जी हमारा 3 है, भाजक 3 है। जब भाजक 3 है, भाग 3 से दिया जा रहा है किसी संख्या में, मान लेते हैं कोसेंट q आया होगा, यहाँ पे भागफल क्या आया होगा q आया होगा, तो शेष अधिकतम क्या हो सकता है 3 है, तो 3 से छोटा ही होगा। जब भी होगा तो या तो 2 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, ना आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं, पहला अगर कंडीशन ले तो 3q प्लस 0 लिख सकते हैं, दूसरा के रूप में लिख सकते हैं 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, और तीसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं जी 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि यह धनात्मक पूर्णांक है कोई भी,
अगर इसका हम वर्ग करें, क्या करें, वर्ग करें, तो इसका वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग करेंगे, चलिए वर्ग करते हैं इसका, तो इसको 9 क्यूब लिख सकते हैं, 9 क्यूब हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, क्यूब का स्क्वायर क्यूब, यानी कि इसको अगर लिखना चाहे तो 3 इंटू जो है 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको हम यम मान लें पूरे को, ये भी धनात्मक का पूर्णांक जो भी होगा, ये 3 इंटू क्यू स्क्वायर जो भी होगा धनात्मक पूर्णांक होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा धन ही आएगा, क्या आएगा जी, धनी संख्या आएगा, और उसमें 3 से गुणा करेंगे तो धनी होगा, यानी जाहिर सी बात है कि 3 इंटू क्यू स्क्वायर जो होगा हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा, तो इसको यम के रूप, इसको क्या मान ले, एम लिख ले, यानी 3m आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 3m आ जाएगा, कोई डाउट, यानी कि एक कंडीशन हमारा फॉलो कर दी कि अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लें तो हमेशा 3m के रूप में ही आएगा। दूसरा कंडीशन को लेके चलते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला टूटेगा, तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी होता है ना, 2 3 6 इंटू क्यू इंटू 1, यानी वही चीज आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q, अब प्लस क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं 3 को, इसको छोड़ के रखते हैं, इसको क्या करते हैं जी, छोड़ के रखते हैं, तो 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, क्या हो गया जी, 3 कॉमन हो गया यहाँ पे, तो क्या आया, 3 कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा मेरा, 3 बचा, 3q स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा जी, 2 बचा, ये क्या हो गया जी, 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। अभी बीच वाले को जो भी है 3 के गुणा के रूप में आया, बीच वाला जो भी है इसको अगर हम यम मान लें, क्योंकि देखिए 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अगर किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या हो, अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो है धन संख्या, अगर माइनस संख्या भी हो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, जैसे कि अभी, तो ये भी धनात्मक का पूर्णांक हुआ। और किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 जोड़े तो अभी धनात्मक का पूर्णांक आया, यानी इसको यम मान लें, ये 3m आया, लास्ट में क्या आया, 3m प्लस 1 आया, 3m प्लस 1 आया, यानी आपको पता हो गया कि देखिए अगर 3, देखिए ये भी कंडीशन हम फॉलो करवा लिए, ये भी कंडीशन क्या करवा लिए जी, फॉलो करवा लिए, यानी कि इसके रूप में आ गया। अब बचा ए वाला, बचा क्या जी, ए वाला, चलिए इसको करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या है, 2 इंटू होता है 2 3 6 गुना के 12q, कोई डाउट यहाँ से, अगर यहाँ से अगर हम कॉमन करना चाहें, अगर यहाँ से हम कॉमन करना चाहें तो यहाँ क्या बचा, अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आएगा, क्या आएगा जी, प्लस 4 आएगा। इन दोनों में से कॉमन तो हो गया, इन दोनों में से कॉमन तो हो गया 3, इन दोनों में से कॉमन तो हो गया 3, यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारा 3q स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी आपका, यहाँ q होगा, q छूट गया था, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 4q आ जाएगा, अब प्लस ये बाहर 4 बचा। अब देखिए यहाँ पे अगर यम के रूप में इसको यम मान लेते हैं, पूरा इस टोटल पूरे को यम मान लेते हैं, देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी वर्ग है, यानी ये भी धनात्मक का पूर्णांक आएगा, और किसी धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, ठीक है, यानी कि इसको 3m प्लस 4 लिख सकते हैं, 3m प्लस 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 3m प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा विस्तार से लिखें तो 9q स्क्वायर प्लस ये कितना है 12q, अब प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, साथ में प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि इतने को अगर हम कॉमन लें इतने में से तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर अब प्लस 4q
अब प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा, ये बाहर का 1 बचा, यानी इन सभी को क्या मान ले जी, m मान ले, क्या मान ले इन सभी को, m मान ले, तो यहाँ क्या आ गया 3 इंटू एम, अब प्लस जो है बाहर वाला m, यानी कि 3m प्लस 1 आया। यानी कि हमने दिखा दिया कि जो भी जो होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे ये दर्शाया, यहाँ पे क्या दिखाया जी, इसको दिखाया, और यहाँ पे जो है इसको दिखा दिया, यानी कि प्रूफ हो गया। क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन फंसा हो तो आप कमेंट में जो है उसको जो है लिख के भेज दीजिए। ठीक है, आपको जो अगले वीडियो में उसको बता दिया जाएगा कि आपका डाउट जो है सॉल्व करवा दिया जाएगा इसमें। ठीक, तो और जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड भी करिए। ठीक है, जैसे कि सभी को पता चल सके। ठीक, तो आपको जो इतना समझ में आया, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करवाया गया है। इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपको 3 और एग्जाम्पल नंबर कह सकते हैं 4 जो है आगे कल समझाया जाएगा, उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं बस।